जापान संबंध साझेदारी से समृद्धि, ये आज हमारी विशेष चर्चा का विषय होगा। भारत जापान संबंध साझेदारी से समृद्धि, तो ये हमारे विशेष चर्चा का विषय है, भारत जापान संबंध साझेदारी से समृद्धि। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जितेंद्र त्रिपाठी फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, बहुत स्वागत है डॉक्टर त्रिपाठी जी आपका। और साथ ही साथ प्रोफेसर स्वास्थी राव जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में। प्रोफेसर स्वास्थी, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले अगर मैं जितेंद्र जी आपसे समझना चाहूँ कि इस दौर में जब लगातार जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, नई नए जिसको कहते हैं कि धुरी भी बन रही है और नए नए साथी भी बन रहे हैं, ऐसे में भारत जापान रिश्तों को कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे समझाएंगे हमारे दर्शकों को कि कितने महत्वपूर्ण है भारत और जापान के रिश्ते और प्रधानमंत्री की ये यात्रा, कैसे देखेंगे इसको? देखिए निखिल जी, सबसे पहले आपको, स्वाति जी को और आपके सारे दर्शकों को नमस्कार करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ मुझे यहाँ चर्चा में शामिल करने के लिए। देखिए, भारत और जापान के रिश्ते जो हैं कोई बहुत नए नहीं जी। भारत और जापान के रिश्ते ऐतिहासिक तौर पर बड़े पुराने हैं। बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत से जापान गया और जापानी अभी भी भारत को अपनी धार्मिक मातृभूमि मानते हैं। आपने देखा होगा कि बौद्धिक सर्किट वगैरह, और जापान के लोग उसमें भी, जापान की गवर्नमेंट ने भी उसमें निवेश किया है, उसमें सहायता दिया है। और जापान और भारत के साथ देखिए, सबसे बड़ी दो तीन चीजें ये हैं कि हिस्टोरिकल और रिलीजियस कनेक्शन के साथ साथ दोनों देश एक लोकतंत्र है। दोनों देशों में टॉलरेंस की बात मानी जाती, टॉलरेंस पर जोर दिया जाता है। जो दोनों देश प्लूरलिस्टिक है और दोनों देश एशिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। चीन के बाद भारत और जापान भी एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में माने जाते हैं। तो और इसके साथ ही आप देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी सुभाष चंद्र बोस के वजह से जापान के साथ हमारा काफी संपर्क रहा। तो मतलब जापान और भारत का जो रिश्ता है वो ऐसा नहीं है कि किसी छोटे टाइम पीरियड पे या किसी छोटे काल अवधि पे टिका हुआ है और वो कर रहा है और उसमें बढ़ोतरी की संभावनाएं कम है। ये बहुत अच्छा रिश्ता है। और देखिए, जापान के लिए भारत एकमात्र ऐसा देश है जो जापान ने भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर समझौता किया, जिसके तहत परमाणु रिएक्टर भी दे रहा है और भी काफी चीजें दे रहा है जापान, जो कि जापान किसी और नॉन एनटीपी सिग्नेटरी देश को नहीं दे। एक चीज ये। दूसरी चीज ये देखिए कि जापान के साथ जो हमारा वो है वो स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप, विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी जो है, ऐसी साझेदारी हमारी और किसी देश के साथ नहीं। और सबसे बड़ी एक चीज ये है कि जो जिसलिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं, ये रेगुलर विजिट है, एक बार वहां से आते हैं, एक बार यहाँ आते हैं। ये जो है ये समिट लेवल विजिट होती है दोनों देश। तो इस बार मोदी जी वहां जा रहे हैं, लेकिन ऐसा मैकेनिज्म जापान के अलावा भारत ने सिर्फ रूस के साथ किया है, जहाँ पता ही होगा कि पुतिन आने वाले। जी बिल्कुल। तो आपने रूस के साथ कंपैरिजन करके ये बता दिया कि दरअसल जापान के साथ भारत के रिश्ते कितने महत्वपूर्ण हैं। हम आते हैं आपके पास, लेकिन इस चर्चा में प्रोफेसर स्वास्थी राव को भी जोड़ते हैं। रक्षा सहयोग, प्रोफेसर स्वास्थी, बहुत जिसको कहते हैं कि उस पर सभी निगाहें हैं, कैसे देखते हैं? जब अभी आपने देखा कि जितेंद्र त्रिपाठी जी कह रहे हैं जब रणनीतिक संबंधों की, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, और उसके बाद हम रक्षा संबंधों की बात कर रहे हैं, कैसे इसको परिभाषित करना चाहिए, कैसे इसको समझना चाहिए, और क्या उम्मीदें हैं इस दौरे से? देखिए, नमस्कार आपका। और महत्वपूर्ण विजिट है ये। असहमत हूं मैं इस बात से कि भारत और जापान के जो संबंध हैं वो अक्सर एक एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जाता है नेचुरल पार्टनरशिप का। तो बहुत सारे हमारी सिमिलैरिटीज हैं, कोई बैगेज ऑफ हिस्ट्री नहीं है, लेकिन उसके बावजूद देखिए ये सोचने वाली बात है निखिल जी कि भारत और जापान के संबंध जो है वो अंडर यूटिलाइज रहे हैं। तो एक तरफ हम देखते हैं कि भारत जो है वो ODA का, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस का सबसे बड़ा
रिसीवर रहा है जापान की तरफ से। जाइका जो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है, उसने बहुत इन्वेस्ट किया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जहां पे हमने इस रिलेशनशिप के इस रिलेशनशिप के पोटेंशियल को हमने टच नहीं किया। और आपने भी डिफेंस का नाम लिया, तो जरूर मैं उसके बारे में बात करूंगी। देखिए, पहले मैं उसका पॉजिटिव बताती हूँ, उसके बाद मैं उसके चैलेंजेस बताऊंगी। पॉजिटिव ये रहा है कि भारत और जापान ने 2025 में अपने कुछ बैरियर्स को, जो पिछले कई साल से चले आ रहे थे, उनको जरूर तोड़ा है डिफेंस कोऑपरेशन की, जहां तक बात है। और इसके पहले जरूर ऐसा हुआ है कि हम जापान से कई साल तक हमने बात करी शिनमाइवा प्लेन्स को लेकर, और वो जो शिनमाइवा प्लेन्स थे वो फाइनली हम नहीं ले पाए, क्योंकि हमारे रिक्वायरमेंट्स अलग थे और जापान के जो शिनमाइवा प्लेन्स थे वो काफी एक्सपेंसिव थे। लेकिन 2025 में हमने देखिए एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसको कहते हैं यूनिकॉर्न मास। और ये जो यूनिकॉर्न मास थे, ये नया माइलस्टोन है, क्योंकि इसमें हम पहली बार को प्रोड्यूस करेंगे ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट को जापान और इंडिया के बीच में, जिससे कि हमारी नेवल कैपेबिलिटीज, यानी जो भारतीय नौसेना है, उनकी कैपेबिलिटीज को बहुत बड़ा एक बूस्ट मिलेगा। तो ये जो स्पेशली जो मैंने आपको एग्जांपल दिया यूनिकॉर्न मास्क का, ये ना केवल डिफेंस कोऑपरेशन है, बल्कि एक बहुत हाई लेवल का, उच्च स्तरीय टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लेवल पे भी कोऑपरेशन है। और अगर आप ध्यान से देखें तो भारत की जो रक्षा नीति रही है, वो केवल यही नहीं रही है कि हमें केवल वेपन्स या टेक्नोलॉजी खरीदनी है, वो को डिजाइन को प्रोडक्शन जो है वो उस पे बार बार कहा जाता है। तो इस तरह की चीज में हम ये देखते हैं कि पहली बार एक ऐसा हाई टेक हमको एक कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल अब हो रहा है। जी, निश्चित तौर पर। जितेंद्र जी, अगर हम इसको समझना चाहें, जब हम सहयोग की बात करते हैं तो तकनीक के ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, और जैसा कि अभी प्रोफेसर स्वस्ति ने बताया कि तमाम सारी चीज़ों में, ख़ासतौर पर रक्षा के क्षेत्र में जब हम तकनीक ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, ये बात सामने आती है कि सेमीकंडक्टर का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, एआई बहुत महत्वपूर्ण है। इसको लेकर के किस तरह से भारत और जापान के बीच में सहयोग को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं इस विजिट में? देखिए, सेमीकंडक्टर की जहाँ तक बात है, भारत में जापान उसके लिए निवेश कर रहा है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए, ताकि दोनों मिलकर के को प्रोडक्शन करें और दोनों उसको एक्सपोर्ट भी कर सकें। और क्योंकि आप ही ने बताया कि जापान की सेमीकंडक्टर में प्रोडक्शन में ग्लोबली 30% की हिस्सेदारी और पार्ट्स में 48% की हिस्सेदारी है। इसका मतलब जापान एक बहुत बड़ा इसमें प्लेयर है। जापान इसके साथ हमारे साथ इसमें सहयोग कर रहा है। फिर देखिए, उसके बाद जापान बुलेट ट्रेन में हमारे साथ सहयोग कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि जापान अपनी बुलेट ट्रेन का E3 और E5 सीरीज जो है, जो यूज है, वो तो हमें देगा ही। लेकिन मोदी जी की यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमंत्री वहां संयुक्त रूप से E10 सीरीज का लॉन्च करेंगे, जो बाद में भारत में भी आएगा, जो कि शिंकानसेन बुलेट ट्रेन का सबसे ताजा वर्जन होगी जी। ये चीज है। आईटी में देखिए, आईटी में दोनों देश सहयोग कर रहे हैं। अभी भी भारत के कम से कम 500 लोग वहां पर आईटी इंजीनियर्स के तौर पे जापान में हैं। तो ये है, एआई में भारत और जापान सहयोग कर सकते हैं, भारत और जापान सहयोग कर सकते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में। और जी, तो ये सब कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ की अभी बहुत गुंजाइश दोनों देशों में सहयोग को बढ़ावा देने की है। जी जी, जी। प्रोफेसर स्वस्ति, जब हम बात करते हैं भारत जापान रिश्तों की, तो उस बात क्वाड की भी होती है, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के साथ में लगा रहता है। प्रोफेसर स्वस्ति, आपसे जानना समझना चाहेंगे कि अभी क्वाड को लेकर के जब हम रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं, इंडो पैसिफिक में भारत जापान के रिश्ते कितने महत्वपूर्ण हैं, इस लिहाज से भी कि अमेरिका के साथ में रिश्ते नरम गरम चलते रहते हैं, तो कैसे देखती हैं इसको ओवरऑल आज के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में?
जी, 2 बातें। देखिए, जी। भारत पहली बात तो जो प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा हम्म, है, वो कई बार क्लियर किया गया है और हम्म, एमईए की तरफ से कि ये बायलैटरल एजेंडा को जी जी लेकर है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि वो फोकस करेंगे बायलैटरल इश्यूज़ पे, हम्म, ट्रेड पर, क्यों इतनी ट्रेड कम है, एटसेट्रा। हम्म, पर इसके बावजूद देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है हम्म, कि जब भी हम क्वाड की बात करते हैं, ज़ाहिर है हम क्वाड के बारे में ज़रूर हम्म, बात करेंगे और इसमें एक और चीज़ मैं दर्शकों को भी हम्म, आपके हम्म, माध्यम से क्लियर करना चाहूँगी। हम्म, देखिए, जो हमारे रिलेशनशिप है जो कॉर्ड हम्म, पार्टनर्स से हम्म, उसको एक 2+2 मैकेनिज्म कहा जाता है। तो जी ये जो 2+2 मैकेनिज्म है इसका मतलब फॉरेन पॉलिसी में अगर मैं इसको समझा के कहूँ तो जी। इसका मतलब ये है कि ये ऐसा फॉर्मेट होता है हम्म, जिसपे फॉरेन मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, सॉरी, फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर जी। एक किसी कंट्री के हम्म, अपने उन काउंटर पार्ट से मिलते हैं। हम्म, और ये जो 2+2 मैकेनिज्म है ये असल हम्म, में हमने जापान से ही लिया है, क्योंकि जी। जापान का ये एक बड़ा ऐसा टूल रहा है जिसके हम्म, जरिए जापान अपने क्लोज पार्टनर्स को चिन्हित हम्म, करता है। तो हम्म, अगर आप जापान के क्लोज पार्टनर्स को देखना चाहें तो आपको हम्म, देखना होगा कि जापान का 2+2 मैकेनिज्म किनके हम्म, किसके साथ है। हम्म, अब इसको कॉर्ड से जोड़ते हुए बात ये समझने वाली है जी। कि भारत का अपने सारे कॉर्ड के मेंबर्स से 2+2 जो है वो रिलेशनशिप है। जी। उसमें जापान है, उसमें ऑस्ट्रेलिया हम्म, है, उसमें अमेरिका है। हम्म, कोई भी बात अगर कॉर्ड के ऊपर होती है तो वो कॉम्प्लीमेंट करती है भारत और अमेरिका के भी संबंधों हम्म, को। और ये कहीं ना कहीं मेरे अनुसार एक स्टेबलाइजर का भी इस समय भूमिका एक तरह से वो निभाएगा, ये जो जी डायलॉग है अगर कॉर्ड पर होता है। जी। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये एक कॉम्प्लीमेंटिंग है, ये कॉम्प्लीमेंटारिटी है उसमें। और दूसरी चीज थोड़ा सा मैं अब जापान के बारे में जरूर बताऊंगी आपको डिटेल में, क्योंकि हम्म, जैसे भारत की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है जिसको हम जनरली IPOI, हम्म, इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव कहते हैं, हम्म, उसी प्रकार जापान की जो स्ट्रैटेजी है जिससे जी उनके इंडो पैसिफिक को लेकर सोच या इंडो पैसिफिक को लेकर उनके विजन के बारे में बात पता चलती है, जी। उसको FOIP कहते हैं, FOIP, फ्री हम्म, एंड ओपन इंडो पैसिफिक विजन कहा जाता है। जी। और ये जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक विजन है ये लगातार इसके ऊपर मतलब इसको रिवाइज करते रहते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा एजेंडा है जिसको क्वाड के ऊपर तो बात होएगी ही होएगी, क्योंकि जो जी। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का जो हृदय है वो हम्म, जापान के लिए भी क्वाड है। जी। जरूर आई एम श्योर ये बात सब लोग जानते होंगे कि जो जापानी प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, उन्होंने भारतीय पार्लियामेंट में खड़े होकर कॉन्फ्रेंस ऑफ द टू सीज की पहली बार जब संकल्पना जाहिर करी थी तो वो भारत में ही करी थी। तो इसमें तो मैं रिपीट ही करूंगी, ये बात तो सब लोग जानते हैं। लेकिन जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक है जापान का, उसका सेकंड पिलर है जिसमें बहुत जोर दिया गया है कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा जापान का जी। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को लेकर, हम्म, जिसमें भारत एक की बहुत भूमिका जो है हम्म, वो अहम है। हम्म, इसके अलावा जो रेजिलियंस ऑफ सप्लाई चेन इनिशिएटिव है वो भी हमारा जापान के साथ है। कुल मिलाकर मेरे हिसाब से, हालांकि बार बार ऑफिशियल लेवल पे ये कहा जा रहा है कि हमारा एजेंडा बायलैटरल है, जी। लेकिन हम्म, जापान के साथ हम अगर बायलैटरल बात भी करते हैं और इंडो हम्म, पैसिफिक को लेकर करते हैं और जो उनके फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक विजन को लेकर करते हैं, तो उसमें कॉर्ड की सेंट्रलिटी अपने आप आती है। तो आप इस कॉर्ड के डिस्कशन को वहां से इतर नहीं कर सकते, यानी वहां से हटा नहीं सकते। तो इस पे जरूर बात होगी। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, देखिए, अगर आपने गौर किया हो कि बार बार सेमीकंडक्टर्स को लेकर एक बात हो रही है। इस वक्त बहुत सारे देश हैं जो लगातार ऐसे एफर्ट्स में लगे हैं कि चाइना का जो एक तरह से डोमिनेंस है सेमीकंडक्टर्स पे, रेयर हम्म, मैग्नेट्स पे, उसको कैसे कम करेंगे। इसमें ताइवान का जो TSMC जो जायंट है वो जापान के साथ लगा हुआ है। जापान ने भारत के साथ उसको रेजिलियंस चेन्स बनाने की एक पेशकश करी है, उसमें कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ का इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो ये सारा का सारा जो है वो जापान की फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी और उसके तहत जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है उसमें आता है। तो कहने का मतलब है कि इन डॉट्स को हम अलग अलग करके समझने के बजाय जोड़कर समझ सकते हैं। लेकिन बिल्कुल। ये बात भी सच है, जी जैसे, जी, जी। अगर इसमें एक चीज और मैं जोड़ दूं, प्रोफेसर स्वास्थी, आपसे समझना चाहूं कि जी, चीन के साथ जैसे भारत और जापान के रिश्ते, क्या चीन को थोड़ा बैलेंस करने के लिए, या ये कहा जाए कि आज के जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में सभी को के लिए एक मैसेज है, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो या दूसरे देश हो, सभी के लिए एक मैसेज है, ये राजनयिक दृष्टि सबसे से कैसे देखेंगे इसको? जी
देखिए, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है चाइना को लेकर, ऑफ कोर्स जापान और चाइना के बीच में आइलैंड डिस्प्यूट है। जापान एक आइलैंड देश है ना? हम्म, और जापान के अपने चारों तरफ के जितने उसके नेबर्स हैं, जो पड़ोसी देश हैं, उनके सबके साथ आइलैंड का डिस्प्यूट है। तो चाइना के साथ सेंकाकू आइलैंड का डिस्प्यूट है, साउथ कोरिया के साथ ताकेशिमा आइलैंड का डिस्प्यूट है, रशिया के साथ क्यूराइल आइलैंड्स का डिस्प्यूट है। लेकिन चाइना के साथ जो बाकी दोनों के बीच में भी गहमा गहमी आइलैंड डिस्प्यूट को लेकर चलती रहती है। चाइना के साथ जो मेन प्रॉब्लम है वो वही है, जो समझने वाली बात यह है कि जो ताइवान पे चाइना का क्लेम है, और उसके वजह से अगर कोई कल को युद्ध होता है तो सेकाकू आइलैंड, उस आइलैंड जो जो आइलैंड है उसमें वो अपने आप आ जाएगा। तो चाइना ताइवान पे अगर कभी अटैक करे तो उसमें जापान की टेरिटरी अपने आप इन्वॉल्व हो जाएगी, और इसीलिए आपको जापान में इस तरह का एक क्लियर पुश दिखता है चाइना को बैलेंस करने के लिए। ये पहली चीज। दूसरी चीज उस पर इंपॉर्टेंट है समझने वाली, कि हम जूझ किस बात से रहे हैं। चाइना का इन सारे देशों के साथ, जापान और चाइना का बहुत बड़ा ट्रेड है। इनफैक्ट जापान की जो रूलिंग पार्टी है, जनरली जिसको एलडीपी कहते हैं, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में जो अभी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है वो भी उसी पार्टी से है। लेकिन उस पार्टी में बहुत सारे फैक्शंस हैं, उसमें से बहुत सारे प्रो चाइना फैक्शंस भी हैं। तो वो प्रो चाइना फैक्शंस हमेशा चाइना के साथ रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करने की बात करते हैं, क्योंकि बिजनेस बहुत ज्यादा है। उसके बावजूद जो सब लोग चैलेंज जो रियलाइज किया जाता है वो ये कि चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग का एक तो हब बन गया है, और रेयर अर्थ और फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर जो डोमिनेंस है चाइना की, वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। तो हमें रेजिलियंस क्रिएट करनी है। रेजिलियंस का मतलब हमें फ्रेंड शोल्डिंग करनी है। ये शब्द अक्सर आप सुनते रहते होंगे कि हमें ये सप्लाई चेन्स को मित्र देशों की तरफ लेके जाना है, जहां पर अगर कभी जियोपॉलिटिकल टर्ब्यूलेंस आए, यानी कि डिस्टर्बेंस आए, तो ऐसा ना हो जाए कि वो देश इन चीजों के डिपेंडेंस को वेपनाइज करे। तो इसलिए इसका ये जो चल रहा है इशू। अब ये समझना हमारे लिए, इसी जब मैंने बात शुरू करी थी निखिल जी, तो मैंने कहा था कि भारत और जापान तो नेचुरल पार्टनर्स है, फिर भी हमने कभी भी इसको पूरी तरह से रियलाइज नहीं किया है। जब भी प्राइम मिनिस्टर वहां जाते हैं या आते हैं, या कहीं पे साइडलाइंस पे दोनों देशों के लीडर मिलते हैं, आप देखिए हमेशा बहुत ही अच्छे माहौल में बात होती है। एक बिल्कुल लगता है कि कंफर्ट लेवल आपको दिखता है, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं। इसके बावजूद हमें सोचना यह है, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी को, भारत को, कि हमारा अभी भी बायलैटरल ट्रेड केवल $22 बिलियन पे क्यों रुका हुआ है। और ये मैं बायलैटरल ट्रेड बोल रही हूँ, ठीक है। अभी भी हमें सोचना है कि जापान जैसे टेक्नोलॉजिकल लीडर के साथ वो हमने एक टैंजिबल आउटकम हमारे पास क्यों नहीं है सेमीकंडक्टर्स पे और एआई पे, अब जिसके बारे में बात हो रही है। जापान जैसे नेचुरल पार्टनर्स के साथ हमारे पास डिफेंस कोऑपरेशन क्यों नहीं कर पाए। तो मेरा ख्याल है इस पे जरूर बात होगी, लेकिन इसको एक बड़े बिग पिक्चर में जब हम समझते हैं तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। जी बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि जापान के साथ रिश्तों की अगर बात करें तो मीलों हम आए हैं और मीलों अभी जाना है। जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ अभी टैप किया जाना ज़रूरी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का, जितेंद्र त्रिपाठी जी का और प्रोफेसर स्वस्ति राव आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए।